वेलकम ऑन दिस चैनल OCI। बहुत समय बाद हम फिर से हाजिर हैं एक नए टॉपिक पे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बेस्ड UPSC CAPF जो असिस्टेंट कमांडेंट के लेवल पे एग्जामिनेशन होता है, हम लोग उसके बारे में जानेंगे। तो CAPF का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स। ठीक है, ये जो एग्ज़ाम होता है वो असिस्टेंट कमांडेंट के लेवल के लिए होता है और ये जो है वो UPSC द्वारा रिक्रूट करवाया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या क्या जानेंगे इस वीडियो में वो पहले जान लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे UPSC CAPF का जो एग्ज़ाम का एज क्राइटेरिया क्या है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, जेंडर मतलब कौन कौन से जेंडर से दे सकते हैं, मेल फीमेल दे सकते हैं, इसके बाद फीमेल दे सकते हैं, वो जानेंगे। फ़ी कितना है, स्टेजेस ऑफ एग्जामिनेशन एंड इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स क्या है इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, वो जानेंगे। पोस्ट्स अंडर द सर्विसेज, इस सर्विस के अंदर कौन कौन से पोस्ट्स आते हैं वो जानेंगे। हम लोग ये जानेंगे कि ये जो CAPF असिस्टेंट कमांडेंट का जो पोस्ट है वो गैजेटेड है या नहीं है। ठीक है, नॉन गैजेटेड पोस्ट है, ये जानेंगे। और सबसे लास्ट में सैलरी जानेंगे, क्या सैलरी मिलता है वो जानेंगे। ठीक है, और एक बात और, ये जो भी आपको जो मैं इन्फॉर्मेशन उपलब्ध करवा रहा हूँ ये इसके पर्सनल वेबसाइट से लिया हुआ। ठीक है, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि जो UPSC जो यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है वो कितने तरह एग्जाम्स को कंडक्ट करवाता है। तो सबसे पहले नंबर 1 पे हम सभी का चाहता एग्जाम आता है सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, जिसके माध्यम से हम IAS IPS IRS IFS इसके अलावा 20 अलग सर्विसेज में जा सकते हैं। ठीक है, सिविल सर्विसेज को कहा जाता है CSE। उसके बाद NDA NA और CDS का एग्ज़ाम भी ये कंडक्ट करवाता है UPSC। फिर जो इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस है वो भी UPSC कंडक्ट करवाता है। इसके साथ साथ जो हम लोग सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स जो आज जिसके बारे में हम लोग जान रहे हैं वो भी UPSC कंडक्ट करवाता है। इसके साथ साथ जो फॉरेस्ट सर्विसेज है वो भी UPSC करवाता है। हालांकि सिविल सर्विस और फॉरेस्ट सर्विस का जो फॉर्म आता है वो एक ही टाइम पे आता है दोनों का। इसके अलावा और भी बहुत एग्जाम्स को कंडक्ट करवाता है, जैसे कि मेडिकल एग्ज़ाम हो गया, जियोलॉजिस्ट एग्ज़ाम हो गया, और भी तरह के एग्ज़ाम को UPSC कंडक्ट करवाता है। और UPSC जितने भी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है वो सभी ग्रुप A लेवल का एग्ज़ाम होता है, मतलब ग्रुप A का पोस्ट के लिए UPSC एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाता है। अब एज क्राइटेरिया कि UPSC CAPF का एज क्राइटेरिया क्या है। तो जो लोग जनरल कैटेगरी से आते हैं उनका 21 से 25 ईयर एज क्राइटेरिया होता है। OBC के लिए 2 साल का एक्स्ट्रा, यानी कि 25 में 2 साल एक्स्ट्रा कर लो तो 21 से 27 साल। SC ST वालों के लिए उसमें भी 2 साल एक्स्ट्रा, 21 से 29 साल। और जो एक्स सर्विस मैन है उनका लास्ट 32 एज तक वे लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब इसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो इस भारत से उनका अगर डिग्री ऑफ बैचलर कंप्लीट है, यानी कि BA का डिग्री BA, यानी कि बैचलर डिग्री में आपका BBA हो गया, BCA हो गया, BA हो गया, BSc हो गया, BCom हो गया, तो वो कोई भी डिग्री यानी BTech भी हो गया, तो कोई भी डिग्री जो बैचलर का डिग्री आपको प्रदान करता हो और आपके पास उसका डिग्री है तो आप इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो। अब जेंडर एंड एग्ज़ाम फीस, ठीक है, तो जेंडर में इसे मेल और फीमेल दोनों दे सकते हैं, लेकिन यहाँ जो फीमेल का जो एग्ज़ाम फ़ी है वो बिल्कुल ज़ीरो है। लेकिन वहीं जनरल और OBC के लिए ये 200 रुपीज़ का चार्ज लगता है और SC ST वालों के लिए बिल्कुल फ्री है। और ये जो CAPF का जो एग्ज़ाम है वो साल में एक बार के लिए निकलता है इसका रिक्रूटमेंट। आपको ये फॉर्म तकरीबन अप्रैल में आपको देखने को मिल जाएगा। स्टेजेस ऑफ एग्जामिनेशन, अब इसका एग्ज़ाम का क्या स्टेज है वो देखते हैं। रिटन में आपका जो रिटन दो पेपर से कंसिस्ट होता है, पेपर 1 एक पेपर 2। पेपर 1 में जो है वो आपको ऑब्जेक्टिव होता है जो होता है टोटल 250 मार्क्स का, एंड जो सब्जेक्टिव होता है वो 200 मार्क्स का होता है। और ये दोनों मेन पेपर है। मेन पेपर मतलब कोई क्वालिफाइंग बेस नहीं, आपका इसका मेरिट जुड़ेगा आपके फाइनल एग्ज़ाम के लिए। और जो लोग इसमें इसके कट ऑफ के हिसाब से इसे क्लियर कर लेते हैं वे आगे फिजिकल के लिए चुने जाते हैं। फिजिकल में क्या क्या होता है, तो रनिंग होता है 2 प्रकार का, एक 100 मीटर का होता है जो 16 सेकंड में आपको क्लियर करना है, दूसरा 800 मीटर का होता है जो आपको 3 मिनट, सॉरी कुछ ज़्यादा गैप हो गया, 3 मिनट
45 सेकंड में क्लियर करना होता है। देन उसके बाद बी नंबर पे आपका शॉर्ट पुट, आपको एक गोला फेंकना होता है। देन उसके बाद है लॉन्ग जंप। सॉरी, थोड़ा पीपीटी जो बना है वो थोड़ा डिस्टर्बेंस टाइप का है, लेकिन मैं आपको अच्छे से समझा रहा हूँ, आप इसे अच्छे से समझ सकते हो, ठीक है। और आपको जो लॉन्ग जंप करना होता है, आई होप 3.5 मीटर का लॉन्ग जंप होता है। आपको इसके लिए 3 चांस मिलते हैं। और यहाँ आप देख सकते हो यहाँ पे क्यू लिखा हुआ, क्यू का अर्थ है यहाँ पे क्वालिफाइंग इन नेचर, ये जो आपको बस क्वालिफाई करना है। देन उसका जो मेडिकल है, मेडिकल पे भी मैं बहुत जल्दी एक डिटेल इन्फॉर्मेशन वीडियो आप लोग के लिए बना कर लाऊंगा। और वो जो इन्फॉर्मेशन वीडियो होगा मेडिकल का, वो बेस्ड होगा जो इस एग्ज़ाम को क्रैक कर चुके हों या फिर जो इसके मेडिकल में गए हों, मैं उनके रेफरेंस के साथ ये वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। उनके हिसाब से वो क्या रेफरेंस उन्होंने दिया है, क्या क्या मेडिकल होता है, कैसा मेडिकल होता है, तो ये जो वीडियो होने वाला वो उनके रेफरेंस पे होगा। एक बात और, जो मेडिकल होता है वो भी क्वालिफाइंग इन नेचर होता है। अब उसके बाद एक पर्सनालिटी टेस्ट यानी कि इंटरव्यू जो होता है वो 150 मार्क्स का होता है। और अगर इस पूरे एग्ज़ाम के मार्क्स को काउंट किया जाए, पेपर 1, पेपर 2 और इंटरव्यू, इन सभी के एग्ज़ाम को अगर काउंट किया जाए मार्क्स को, तो आपको जो टोटल मार्क्स बनता है वो बनता है 600 मार्क का। अब एक और बोनस पॉइंट जान लो, और वो बोनस पॉइंट ये है कि अगर आप इस पूरे एग्ज़ाम को ऑल ओवर 600 मार्क्स का फुल मार्क्स होता है, ठीक है, अगर आप इसमें 350 प्लस क्वालिफाई मतलब लाते हो, गेन करते हो, 350 मार्क्स गेन करते हो, तो एक बहुत ज़्यादा चांस है कि आपने जो पहला प्रेफरेंस में अपने पोस्ट को भरा है तो वो आपको पोस्ट मिल जाएगा। सपोज दैट कि अगर आपने CISF को भरा, क्योंकि ज़्यादातर जो इंसान है वो CISF को भरते हैं, इसके पीछे कारण भी है कि CISF क्यों भरते हैं। तो अगर मान लो कि तुम्हारा जो नंबर है वो 350 प्लस है, तो ये बात मान कर चलना कि जो तुम्हारा रैंक होने वाला वो 1 से लेकर 30 के अंडर में होने वाला है, ठीक है। तो ये दिमाग में लेकर चलना कि अगर तुम्हारा मार्क्स 350 आ रहा है तो ये समझ लो कि तुम्हारा जो रैंक है वो 1 से 30 के अंदर होगा। और 1 से 30 के अंदर होने का मतलब ये है कि तुम्हारा जो भी फर्स्ट प्रेफरेंस पोस्ट है वो तुमको खुशी खुशी मिल जाएगा। तो ये इस वीडियो का बोनस पॉइंट था। अब इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट की बारी है कि क्या क्या इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है। अगर पेपर 1 की बात करें तो पेपर 1 में हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, जनरल साइंस में आपका आ जाता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। फिर करंट अफेयर तो जो ये एग्ज़ाम है यूपीएससी के हर एग्ज़ाम में मैं नहीं कह सकता, लेकिन हाँ सिविल सर्विस हो गया, NDNA, CDS और जो CAPF है, इन सब में आपको करंट अफेयर्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। देन लॉजिकल रीजनिंग एंड मैथमेटिक्स जो आपका 10th लेवल तक होने वाला है। तो ये पेपर 1 के लिए। हाँ, हिस्ट्री में भी आपका बहुत तरह का हिस्ट्री होता है, जैसे कि एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न, पोस्ट इंडिपेंडेंस, इन तरह का हिस्ट्री मिल जाएगा। पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी में भी आपको वर्ल्ड, इंडिया, फिजिकल, ये सभी पे आपको कमांड होना है। इकोनॉमी जो उतना वास्ट नहीं होता, लेकिन आप अगर सिविल सर्विस का जो इकोनॉमी देखोगे तो उसमें जो इकोनॉमी होता है सिविल सर्विस में बहुत वास्ट होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा लंबा सिलेबस होता है। लेकिन जो आप CAPF का जो इकोनॉमी है वो उसमें उतना ज़्यादा वास्ट नहीं होता है, मतलब नॉर्मल होता है। अब बात करें पेपर 2 में जो पेपर होता है उसमें केवल आपको क्वेश्चन 6 देखने, मतलब 6 क्वेश्चन आते हैं पेपर 2 में। एंड एक सेकंड, सॉरी, हाँ, तो ओनली जो पेपर 2 होता है उसमें केवल क्वेश्चन 6 क्वेश्चन आता है, जिसमें आपका ऐसे होता है, प्रिसाइज राइटिंग होता है, कॉम्प्रिहेंशन होता है, तो इन तरह का ऐसे वगैरह होता है पेपर 2 में, और जो कि इंग्लिश मीडियम बेस्ड होता है पेन पेपर मोड पे, ठीक है। और ये दोनों एग्जाम है वो आपका एक ही दिन होगा। सपोज दैट इस बार जो एग्जाम हुआ था वो तकरीबन 6 अगस्त को हुआ था 2023 में, तो उसी में पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों एग्जाम एक ही दिन होता है। पोस्ट्स अंडर दिस सर्विस, ठीक है। अब इस सर्विस के अंदर कौन कौन से पोस्ट आते हैं, तो CISF जिसे सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स कहा जाता है, फिर CRPF सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, SSB सशस्त्र सीमा बल, ITBP इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस एंड BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। तो ये 5 जो पोस्ट है वो इस सर्विस के अंतर्गत आते हैं, और ये जो होता है वो मिनिस्ट्रियल ऑफ डिफेंस एंड होम अफेयर के अंदर आता है ये सर्विस। अब ये बात जान लेते हैं कि ये जो
सर्विस है वो गैजेटेड है या नॉन गैजेटेड है। तो पहली बात कि असिस्टेंट कमांडेंट, ये जो जॉब है एक असिस्टेंट कमांडेंट लेवल का जॉब है और ये जो है वो ग्रुप ए का जॉब है, ठीक है, ग्रुप ए का जॉब है। इसके साथ साथ ये जो है वो गैजेटेड ऑफिसर पोस्ट है। अब ग्रुप ए का तो गैजेटेड ऑफिसर पोस्ट ही होगा, ठीक है। गैजेटेड ऑफिसर 3 स्टार आपको ये जब आपको वर्दी मिलेगा इसका तो उस पर 3 स्टार। एंड लाइक आप देखोगे तो बिल्कुल एक आईपीएस जैसा आपको एक ड्रेस मिलने वाला है, लेकिन आईपीएस का जो एक बैच होता है उस पर आईपीएस लिखा हुआ है, लेकिन आप अगर आप सीआईएसएफ में जाते तो सीआईएस का आपको बैच मिलेगा, सीआरपीएफ में जाते तो सीपीएफ का आपको बैच मिलेगा, अगर एसएसबी तो एसएसबी बैच मिलेगा। लेकिन आप देखोगे तो एक तरह से जो आईपीएस लेवल का जो ऑफिसर होता है समझो आप उसी के इक्विवेलेंट पे रहोगे। अब उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं सैलरी का। तो इसमें जो बेसिक सैलरी मिलता है वो 56,100 का मिलता है और प्लस जो एक्स्ट्रा अलाउंसेस होता है वो भी आपको मिलता है। इसके साथ साथ आपको व्हीकल मिलता है सरकार की तरफ से, मेडिकल लीव, मेडिकल फैसिलिटीज़ और भी बहुत फैसिलिटीज़ प्रोवाइड किए जाते हैं सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट ऑफिसर्स को। इसके साथ साथ जो सैलरी हो सकता है वो में भी डिफर कर सकता है कि जॉब पोस्ट क्या है आपका। अगर आपका सीआईएसएफ है तो सीआईएसएफ में ज़्यादा सैलरी मिलने का चांसेस होता है। और इसके साथ साथ आप कैसे शहर में रह रहे हो, अगर शहर जैसे कि अगर आप सीजीएल या फिर एसएससी का एग्ज़ाम दिए होगे तो उसमें सिटी जो होता है 3 ग्रुप में बटा होता है, एक्स वाई जेड। तो ठीक उसी प्रकार से अगर आपका जो शहर है वो बड़ा शहर है तो आपको सैलरी ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे खर्चा कुछ ज़्यादा हो सकता है, इस कारण से सैलरी ज़्यादा मिलेगा। नेक्सलाइट एरिया, कोई नेक्सलाइट एरिया में पोस्टिंग है तो वहाँ पे जान का खतरा है, इस कारण से वहाँ पे आपको सैलरी मिलने का ज़्यादा चांसेस है, ठीक है। तो फाइनली जो इन हैंड सैलरी जो स्टार्टिंग होता है, जैसे कि आप ट्रेनिंग ख़त्म करके आपको पहला पोस्टिंग मिला तो ये आप श्योर हो जाना कि आपको जो सैलरी है वो 75,000 प्लस ही मिलने वाले हैं विथ एडिंग ऑल अलाउंसेस, ठीक है। जो भी अलाउंसेस है, महंगाई भत्ता, वो सभी को जोड़कर आप ये समझ लेना कि 75,000 प्लस आपको सैलरी मिलने वाला है। तो आप लोग को आई होप आप लोग को ये बात समझ में आया, वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू। और हाँ, इस पे बहुत जल्दी इन सभी से रिलेटेड आपको नोट्स और थियरी वीडियोस मिलेगा जो कि बिल्कुल फ्री रहेगा। थियरी वीडियोस भी आने वाला है बहुत जल्दी। मैं कोशिश करूँगा कि थियरीज वीडियो, उससे पहले मैं आप सभी के लिए डिटेल वीडियो लाऊंगा मेडिकल्स एंड फिजिकल्स पे, ठीक है। क्या क्या फिजिकल स्टैंडर्ड है, बॉडी क्या फिजिकल स्टैंडर्ड, क्या क्या एफिशिएंसी टेस्ट होते हैं, उनके लिए वीडियो लाऊंगा। देन मेडिकल के लिए लाऊंगा एंड हो सके तो उसके बाद फिर एक सिलेबस का वीडियो आएगा, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू। आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा इस वीडियो को। सो थैंक्स।